हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर तुषार नायर हेयर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश के बोर्ड एग्ज़ाम में क्लास 12th की हम बात कर रहे हैं। आप कैसे मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, व्हाट आर द पॉइंट्स विच मे हेल्प यू एंड यू मे स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन योर बोर्ड एग्ज़ाम्स। तो आज हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं। सी द रोड मैप to 100 out of 100. This is what we are going to discuss. तो उसके पहले you need to know the portion, यानी कि आपके इंग्लिश का पोर्शन क्या है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी हैं। So your paper will be divided into 3 parts. 3 सेक्शन होते हैं, आपको पता है। One is reading section, reading comprehension, जिसमें आप देख सकते हैं 22 मार्क्स का ये रीडिंग सेक्शन होता है, जिसमें फर्स्ट पैसेज 12 मार्क्स का और सेकंड पैसेज 10 मार्क्स का होगा। सिमिलरली सेकंड जो सेक्शन है दैट इज क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स का होता है, जिसमें आपको शॉर्ट राइटिंग टास्क होते हैं यानी कि नोटिस एंड इनविटेशन, और लॉन्ग कॉम्पोजिशंस होते हैं जिसमें है लेटर, आर्टिकल एंड रिपोर्ट। तो शॉर्ट कॉम्पोजिशंस यू कैन सी 4 मार्क्स के होंगे और जो लॉन्ग कॉम्पोजिशन है वो होंगे 5 मार्क्स के। सो दिस इज हाउ 18 मार्क्स, 4 + 4 + 5 + 5। अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि इनविटेशन के टाइप्स अलग अलग हैं। ऐसे ही लेटर जो है जॉब एप्लीकेशन एंड लेटर टू एडिटर, ये आपको आएगा, और आर्टिकल और रिपोर्ट में से एक चीज़ आपको करनी होगी। तो अब मेंस से आप फ्री हो चुके हैं मेनली, और बाकी जो बच्चे जिन्होंने मेंस का एग्ज़ाम नहीं दिया उनके लिए भी अब ये क्रूशल टाइम है टू स्टार्ट विद योर प्रिपरेशन। जो चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने, अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन हो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। नाउ द रिमेनिंग पोर्शन सी, जो सेक्शन सी है दैट इज योर लिटरेचर, और लिटरेचर सेक्शन में यू कैन सी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट सी आपके आएंगे, और ये 16 नंबर के होंगे, यानी कि आपके विस्टास से भी एक एक्सट्रैक्ट आएगा जो 4 मार्क्स का होगा, फ्लेमिंगो से 2 आएंगे। सब में ऑप्शन होता है, यानी हर एक्सट्रैक्ट के साथ में एक दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा। तो प्रोज में से एक, पोएट्री में से एक, और ऐसे ही विस्टास में से एक सेक्शन इस तरह से आपको मिलेगा। ओके, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 10 मार्क्स के एक ऑप्शन रहेगा, आउट ऑफ 6 5 करने होंगे। विस्टास में से शॉर्ट आंसर टाइप्स 3 में से 2 करने होंगे, 4 मार्क्स, 2 मार्क्स ईच। सिमिलरली लॉन्ग आंसर टाइप आपको फ्लेमिंगो में से 2 मिलेंगे, 1 करने होंगे। विस्टास में भी 2 मिलेंगे, 1 करने होंगे, यानी कि लिटरेचर पोर्शन इज योर 40 मार्क्स। अब इसमें भी आप देखें तो फ्लेमिंगो का वेटेज ज़्यादा है और विस्टास का कंपैरेटिवली कम है, यानी कि 27 मार्क्स ऑफ योर फ्लेमिंगो, एंड विस्टास में से हम देखें तो 13 मार्क्स का आपका विस्टास का पोर्शन होता है, जिसमें एक लॉन्ग 5 नंबर का, एक्सट्रैक्ट 4 नंबर का यानी 9 मार्क्स, और इसी तरह से 2 शॉर्ट यानी कि 4 मार्क्स, 13 मार्क्स आपके विस्टास के होंगे, राइट। तो कंपैरेटिवली विस्टास का जो वेटेज है वो कम है, चैप्टर वाइज वेटेज नहीं होता है, इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि इस चैप्टर के कितने मार्क्स होंगे या ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी चैप्टर में से वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली आ भी जाते हैं, क्योंकि ऑप्शंस के साथ में देने होते हैं, तो डेफिनेटली सभी चैप्टर में से कुछ ना कुछ कवर होता है, राइट। नाउ द चैप्टर्स नॉट टू स्टडी, तो ये आपको ध्यान रखना है। फ्लेमिंगो में से एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, जो अब आपके कोर्स में नहीं है, हो सकता है आपके पास पुरानी बुक हो, उसमें दिया होगा, तो यू डोंट हैव टू स्टडी दिस। सिमिलरली विस्टास, शुड विजार्ड हिट मम्मी एंड इवांस ट्राइज एन ऑन लेवल, ये जो 2 चैप्टर्स हैं आपको विस्टास में भी नहीं पढ़ने। नई बुक में ये सारे चैप्टर्स नहीं दिए हुए हैं, पुरानी बुक में स्टिल दीज चैप्टर्स आर देयर, बट यू डोंट हैव टू स्टडी दीज चैप्टर्स आउटराइटली, यू कैन इग्नोर, राइट। नाउ लेट्स कम टू द कॉमन प्रॉब्लम्स इन इंग्लिश। तो अब हम देखते हैं कि इंग्लिश में कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है, कहाँ बच्चों को मेनली प्रॉब्लम आती है। तो पहली प्रॉब्लम तो ये है कि हाउ टू स्टडी एंड प्रिपेयर, भाई कैसे स्टडी करें, कैसे प्रिपेयर करें। लास्ट टाइम में कन्फ्यूजन रहता है, स्पेशली विद दोज चिल्ड्रन, विद दोज स्टूडेंट्स हु हैवंट स्टडीड एनीथिंग सो फार, हु आर बिजी विद देयर मेंस प्रिपरेशन और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो उनके साथ में ये एक प्रॉब्लम आती है। तो ये सब अभी मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ, तो इसलिए डोंट वरी एट ऑल, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको ध्यान से देखें
पूरे वीडियो को एंड तक। और ऑफ कोर्स इफ़ यू फील दैट यू फाइंड समथिंग यूजफुल, समथिंग बेटर देन व्हाट यू हैव बीन वरिंग अबाउट, जो भी आपकी चिंता थी वो दूर हो रही है इसको सुन करके, तो ऑफ कोर्स गो फॉर लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब थिंग, राइट। सो डोंट नो हाउ टू स्टडी एंड प्रिपेयर, ये अगर आपकी प्रॉब्लम है तो इसका समाधान यहाँ होने वाला है। स्टूडेंट्स वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन थिंकिंग, ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है जो हो सकता है अभी आपको समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस, चाहे वो राइटिंग हो, लिटरेचर हो, तो आपको समझ में आएगा कि आपको काफ़ी सारा समय लग रहा है सोचने में, सोच करके लिखने में। 1-2 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप काफ़ी टाइम तक सोच रहे हैं, तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन भी आपको मिलेगा। ऑल दीज प्रॉब्लम्स विल डिस्कस्ड इन डिटेल सेक्शन वाइज, राइट। कमिट अ लॉट ऑफ ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स, तो होता ये है कि आप क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस कम करते हैं, क्योंकि आप बाकी सारी चीज़ों में बिजी हैं, आपके मैथ सॉल्व करने में, केमिस्ट्री सॉल्व करने में, फिजिक्स सॉल्व करने में, तो यहाँ पर ये स्किल आपकी छूट जाती है, इसकी प्रैक्टिस नहीं होती है, एंड यू कमिट लॉट्स ऑफ ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स। और इंग्लिश में दीज थिंग्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, यानी कि आपके मार्क्स जो हैं वो इन्हीं के मिलने वाले हैं और इन्हीं पर कटने भी वाले हैं, तो इसलिए ये ध्यान रखना पड़ेगा। अनेबल टू इंटरप्रेट करेक्टली, कई बार ऐसा भी होता है कि हम चीज़ को सही तरीके से समझ नहीं पाते, क्वेश्चंस का इंटरप्रिटेशन हमारा रॉन्ग हो जाता है, और ये प्रॉब्लम जो है बाकी सब्जेक्ट्स में भी हो सकती है। लिखा क्या है, हम समझ क्या रहे हैं, तो इसलिए हमारा आंसर अगर हमने रॉन्ग समझ लिया तो आंसर भी गलत हो जाएगा। अनफेमिलियर विद द प्रॉपर यूसेज ऑफ वर्ड्स एंड राइट स्ट्रक्चर, कई बार हम कैसे यूज़ करना है, यानी कि उनके कनोटेशंस क्या होते हैं, एक वर्ड का सही यूज़ क्या होता है सेंटेंस में, कैसे लिखें तो वो सही मीनिंग उसका निकलेगा, ये बातें भी हमें नहीं पता होती है, क्योंकि उसका एकमात्र जो रीज़न है वो है लेक ऑफ प्रैक्टिस ना, लेक ऑफ राइटिंग, क्योंकि हम रीडिंग कम कर रहे हैं, राइटिंग कम कर रहे हैं, तो इस वजह से ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम होती है। लेक कोहेरेंस एंड रिलेवेंस, कई बार ऐसा होता है कि हम जो लिखना जो पूछा है वो न लिख करके हम कुछ राउंड अबाउट वे में लिखते हैं, यानी कि इधर उधर की चीज़ें ज़्यादा लिखते हैं, और जो पूछा है वो वैल्यू पॉइंट आपके आंसर में नहीं आता है। कोहेरेंस यानी कि जो एक ऑर्डर होना चाहिए, बिगिनिंग, मिड एंड एंडिंग, तो वो एक जो प्रॉपर ऑर्डर है, यानी क्या चीज़ पहले आनी चाहिए, क्या चीज़ बीच में आनी चाहिए, क्या चीज़ लास्ट में आनी चाहिए, वो ऑर्डर हम प्रॉपर नहीं मेंटेन कर पाते हैं, क्योंकि वही अगेन द लेक ऑफ प्रैक्टिस, हमने सोचा नहीं होता इस चीज़ के बारे में या उस तरह से प्रैक्टिस नहीं की होती है। सिमिलरली राइट इन एन इलेजिबल वे, अब यू आर इन द हैबिट ऑफ स्क्रिबलिंग और जोटिंग इन योर आंसर शीट्स, आप क्या करते हैं, बस घसीटा मार वाली स्टाइल लिखना चालू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस जो है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उनकी प्रैक्टिस इतनी आप कर लेते हैं कि वो जो स्पीड मेंटेन करने के लिए आपकी जो राइटिंग 10 तक थी उससे और बिगड़ जाती है, आप घसीटा मारने लग जाते हैं, जिसको मैंने कहा स्क्रिबलिंग, यू स्टार्ट डूइंग दैट। तो कोशिश ये करनी है कि आप एग्ज़ाम में लेजिबल वे में लिखें, बिकॉज आई कांट एक्सपेक्ट यू टू राइट इन अ ब्यूटिफुल वे। अब राइटिंग सुधारने की बात हम नहीं कर सकते बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच टाइम, तो हमें क्या करना है, हमें इतना करना है कि इट शुड बी लेजिबल, यानी एग्जामिनर जो है वो आपकी राइटिंग को पढ़ पाए और समझ पाए। ऐसा नहीं हो कि एग्जामिनर को एफर्ट डालना पड़े, एंड एग्जामिनर डेफिनेटली वोंट बी विलिंग टू डू दैट, राइट। देन इम्प्रॉपर एंड इनकम्प्लीट प्रैक्टिस, ऑफ कोर्स अभी सब मैं उसी की बात कर रहा था, व्हेन टू स्टार्ट एंड व्हाट टू स्टार्ट विद, राइट। एंड सपोर्ट मटेरियल क्या यूज़ करें, तो सपोर्ट मटेरियल, अगर आप एलन स्टूडेंट हैं तो आपके पास सपोर्ट मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है, नहीं है तो आपको अमेज़ॉन पर एलन के प्रैक्टिस मटेरियल मिल जाएगा, जिसमें आपको बुकलेट मिलेगी, एनसीईआरटी सोल्ड एंड कंप्लीट थिंग, आपको एक पैकेज मिलेगा, आपको PYQs मिलेंगे, आपको सैम्पल पेपर्स मिलेंगे। ऑल दीज आर अवेलेबल ऑन अमेज़ॉन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, सो यू कैन परचेज फ्रॉम देयर, सो दैट आपको एक पूरा क्यूरेटेड मटेरियल मिलेगा, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड, जिसमें आप बाकी बुक्स की तरह ऐसा नहीं कि बहुत सारा आपको दिया हुआ और क्या पढ़ना है, आप कंफ्यूज हो जाएं, क्या पढ़े क्या छोड़े। यहाँ पर लिमिटेड आपको चीज़ें मिलेंगी और बिल्कुल टू द पॉइंट, एग्ज़ाम ओरिएंटेड, जिसमें आपको ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि क्या छोड़ूं क्या पढ़ूं, आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं और एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। नाउ द फर्स्ट प्रॉब्लम जो हम बात कर रहे थे, हाउ टू स्टार्ट,
तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप अपनी फ्लेमिंगो से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए एक और चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है, दैट इज़ कलेक्ट ऑल द थिंग्स, यानी कि आप पहले प्लान कर लो कि आपको क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है इंग्लिश की पढ़ाई में। तो आप जो भी मॉड्यूल आपके पास है, एलन का मॉड्यूल है तो वो मॉड्यूल आपके पास होना चाहिए। अगर वीडियो लेक्चर्स हैं तो वो होना चाहिए। अगर आप एलन स्टूडेंट्स नहीं हैं तो जो भी आपने स्टडी मटेरियल अभी तक अपना, ऑफ कोर्स फ्लेमिंगो विस्टास तो होनी ही चाहिए। उसके अलावा कोई भी सपोर्ट मटेरियल जिसको आप यूज़ करेंगे वो आपके पास होना चाहिए। अगर आप कुछ ऑनलाइन देख रहे हैं तो एक चीज़ आप फिक्स कर लीजिए, इधर उधर रैंडमली मत भागिए, तो दैट विल डिस्ट्रैक्ट यू और दैट विल वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए कि क्या आपका रूटीन होना चाहिए, क्या शेड्यूल होना चाहिए, और उस शेड्यूल को आप कंसिस्टेंटली फॉलो करें, उसमें कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, राइट। देन आप एक काम कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा बुक्स आपको स्टार्ट करनी है, फ्लेमिंगो विस्टास आपको स्टार्ट करनी है, ठीक है। इसके अलावा आपके 2 सेक्शन और आते हैं, रीडिंग एंड राइटिंग। तो क्या करना है, टू ब्रेक द मोनोटनी, यानी कि बुक्स पढ़ पढ़ के, चैप्टर पढ़ पढ़ के अगर आप बोर हो रहे हों तो आप ये कर सकते हैं कि रीडिंग और राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो इन बिटवीन ले सकते हैं, कि कभी कोई पैसेज सॉल्व कर लिया, कभी राइटिंग में कोई नोटिस लिख करके देख लिया या उसको पढ़ लिया, फॉर्मेट लर्न कर लिया। तो ये जो हैं, दिस विल हेल्प यू ब्रेक द मोनोटनी, राइट। ये आप कर सकते हैं। नाउ सेक्शन वाइज थोड़ा सा मैं स्पेसिफिक आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, एक गाइडेंस देना चाहूँगा। फर्स्ट सेक्शन इज़ रीडिंग। तो रीडिंग में क्या करना है, प्रैक्टिस बोथ वैरायटी ऑफ पैसेजेस। तो प्रॉब्लम ये आती है कि क्या करें, रीडिंग की प्रैक्टिस करें क्या। कई सारे बच्चों के मन में एक डाउट होता है, क्वेश्चन होता है, क्या रीडिंग की प्रैक्टिस करनी भी पड़ती है। तो ऑफ कोर्स करनी पड़ती है रीडिंग की प्रैक्टिस, है ना। क्यों, अच्छा क्यों करनी पड़ती है रीडिंग की प्रैक्टिस। तो उसका पर्पस है कि आपको पता चले कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है और आपको टाइम कितना लग रहा है। तो ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए आपको रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है, राइट। और उसके लिए हो सकता है आप 4 पैसेजेस में सेटिस्फाई हो जाएं, हो सकता है आपको ज़्यादा टाइम लगे, और हो सकता है उससे कम में भी आपका काम हो जाए। तो ये आपका इंडिविजुअल लेवल पर एनालिसिस होगा, जो आपको देखना होगा कि मुझे करनी है, दैट इज़ फॉर श्योर करनी है। क्यों करनी है, एक्यूरेसी पता लगाने के लिए करनी है, और टाइम के लिए करनी है, कितना टाइम स्पेंड, ताकि आपका ओवरऑल टाइम जो है वो आप मैनेज कर पाएँ, ठीक है। तो दोनों पैसेजेस आपको करने हैं। MCQs कैसे सोल्व होता है ये पता लगेगा। वाइल प्रैक्टिसिंग ट्राई टू इंक्लूड वैल्यू पॉइंट्स इन योर आंसर्स, यानी कि जो पूछा है डायरेक्ट उसी को हिट करते हुए लिखें, ये इंपॉर्टेंट है। अवॉइड कॉपिंग लाइंस, कोशिश कीजिए कि एज इट इज़, यानी कि लाइन आप कॉपी कर रहे हैं तो बेटर देन दैट, जो पूछा है उसके हिसाब से अगर आप फ्रेम करते लिखेंगे तो दैट वुड बी बेटर एंड दैट वुड गिव अ गुड आइडिया टू द एग्जामिनर अबाउट यू, अबाउट योर इंटेलेक्ट एंड रैशनैलिटी। 40 मिनट से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि नहीं लगे रीडिंग में, इससे कम टाइम में आपका रीडिंग सेक्शन हो जाए। अच्छा, इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो MCQs आपको एक में केवल 2 से 3 MCQs ही मिलेंगे, बाकी में हो सकता है फिलअप्स हो, लिखना पड़े आपको, यानी ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। हो सकता है किसी क्वेश्चन के लिए पूरा पैसेज दोबारा पढ़ना पड़े, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर क्वेश्चन में पैरा नंबर लिखा हुआ नहीं होता है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी हैं, राइट। और ऐसे ही राइटिंग सेक्शन, तो राइटिंग सेक्शन आप देख सकते हैं क्या करना है आपको, पॉलिश राइटिंग स्टाइल। आपको राइटिंग स्टाइल थोड़ी सी पॉलिश करनी है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई 6th क्लास का बच्चा 7th क्लास का बच्चा लिख रहा है, नहीं। नाउ यू आर इन 12th स्टैंडर्ड, और वो भी CBSE का 12th स्टैंडर्ड है, एंड CBSE इज एक्सपेक्टिंग गुड स्टैंडर्ड ऑफ राइटिंग, इट इज़ नॉट लाइक स्टेट बोर्ड्स, राइट। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि अपने स्टैंडर्ड को थोड़ा सा एलिवेट करना है, और उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ हाई फाई लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। जस्ट हियर एंड देयर व्हाट सम इम्प्रेसिव वर्ड्स, गुड वोकैब, अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं, गुड फ्रेजेस यूज़ करने की प्रैक्टिस करते हैं, तो दैट विल बी इनफ, उससे काम चल जाएगा, राइट। देन टेक योर ऑन टाइम टू रिमूव ऑल द बॉटल नेक्स, यानी कि प्रॉब्लम ये होती है कि शॉर्ट ऑफ वर्ड्स
लेक ऑफ टाइम, हैपहज़ार्ड थॉट्स, ये सारी चीज़ें हमारे साथ एक मेन प्रॉब्लम होती है राइटिंग में कि यार थॉट नहीं आ रहे, लिखें क्या, अब कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये जो टाइम है आपका डेली बेसिस पर आपको फिक्स करना है कि हाउ टू अवॉइड दीज बॉटलनेक्स। थोड़ा थोड़ा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे रीडिंग एंड देन राइटिंग, थोड़ा रीड ज़्यादा करना है, लिखना कम है, करेक्ट लिखने की कोशिश करनी है, तो ये बॉटलनेक्स आपके दूर होंगे। प्रैक्टिस राइटिंग अ लॉन्ग कॉम्पोजिशन इन 15 to 20 मिनट्स, यानी कि जो आप लॉन्ग कॉम्पोजिशन है वेदर लेटर और आर्टिकल और रिपोर्ट 15 to 20 मिनट्स में तो हो ही जाना चाहिए। तो ऐसी प्रैक्टिस आपको करनी है। आपको एग्जाम में क्यूज मिलते हैं, हिंट्स मिलते हैं, यूजिंग देम ट्राई टू बिल्ड अ गुड वन, अ गुड कॉम्पोजिशन, तो आपको हेल्प मिलेगी, आप टाइम मैनेज कर पाएंगे, राइट। ट्राई राइटिंग इन ए कन्विंसिंग मैनर, यानी कि आप जो भी लिख रहे हैं दैट शुड हैव अ लॉजिकल फ्लो ऑफ ऑर्डर्स, रेशनल फ्लो ऑफ ऑर्डर्स, इट शुड बी कॉजेंट एंड कन्विंसिंग, यानी कि सामने वाला पढ़े, एग्जामिनर पढ़े तो पढ़ता ही चला जाए, ऐसा नहीं कि ये क्या लिख रखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब जो भी मैंने कोहेरेंस और रेलेवेंस की बात की थी पहले, वो चीज़ आपके इस आंसर में होनी चाहिए, राइट। यूज गुड रेंज ऑफ वोकेब एंड अप्रोप्रिएट सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो अच्छी वोकेब यूज़ करनी है आपको, सेंटेंस स्ट्रक्चर प्रॉपर यूज़ करना है, गुड फ्रेजेस एंड क्लोजेस जो रीडिंग और राइटिंग से डेवलप हो जाता है ओवर द टाइम। तो ये महीना केवल इसी का है आपके लिए। मेक एक्यूरेट यूज ऑफ स्पेलिंग, पंक्चुएशन, ग्रामर हम बात कर चुके हैं। मार्क्स एलोकेशन किस तरह का होगा, फॉर्मेट का आपको 1 नंबर मिलेगा, यानी जो भी लेआउट है आपका, बॉक्स बना रहे हैं आप, हर चीज़ में शॉर्ट कॉम्पोजिशन में बॉक्स बनता है, और उसमें भी इनविटेशन अगर लेटर टाइप है तो बॉक्स नहीं बनेगा। तो प्रॉपर पोजीशनिंग और अलाइनमेंट जो आप करते हैं उसका 1 नंबर, कंटेंट के 2 नंबर होंगे, और एक्सप्रेशन जिसमें आपका कोहेरेंस, रेलेवेंस, स्टाइल, ग्रामर, पंक्चुएशन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर शॉर्ट कंपोजिशन है तो उसका 1 नंबर, और लॉन्ग कंपोजिशन है तो उसके 2 नंबर होते हैं, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अच्छा, इस सेक्शन में आप कोशिश कीजिए कि 50 मिनट्स के अंदर आपका यह सेक्शन यानी राइटिंग सेक्शन हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं लगे, ताकि तीनों सेक्शन आपके इजीली मैनेज हो जाए। इसलिए बोल रहा हूँ ताकि 2.5 घंटे के अंदर, अगर आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 2.5 घंटे के अंदर आपका पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम में आपको दिक्कत नहीं आए, क्योंकि यहाँ 2.5 घंटे लग रहे हैं तो एग्ज़ाम में क्वाइट नेचुरली आपको उससे ज़्यादा ही लगेगा। हो सकता है लास्ट के 15 मिनट भी ना बचें, जो कि ज़रूरी है बचना, ताकि आप रिवाइज कर सकें। तो घर पे इस तरह की प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि वहाँ पर आपको दिक्कत ना आए। ओके, सेक्शन सी की हम बात करें, लिटरेचर। सारे चैप्टर्स को प्रॉपरली पढ़ना है आपको, विद द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग द टेक्स्ट एंड एनरिचिंग वोकैब, यानी कि अब ये पहले जैसा नहीं चलेगा, ध्यान रखना। यानी कि लिटरेचर में अगर आप रीडिंग बिटवीन द लाइंस नहीं कर पा रहे हैं तो दिक्कत है, क्योंकि अब क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं पूछे जा रहे हैं, वो टेक्स्ट की लाइंस देते हैं। अगर आप समरी पढ़ के जाएंगे तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए पूरा चैप्टर पढ़ना है, हर लाइन को समझने की कोशिश करनी है। और ऑफ कोर्स अगर किसी लेक्चर को आप सुन रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो दैट विल रियली बी हेल्पफुल, आपका टाइम भी बचेगा और आपके आंसर्स में एक्यूरेसी भी ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी, राइट। नोट डाउन ऑल द गुड वर्ड्स एंड फ्रेजेस, टेक्स्ट में जो भी गुड वर्ड्स एंड फ्रेजेस आते हैं उनको आप अपने आंसर में यूज़ कीजिए, टेक्सचुअल एविडेंसेस यूज़ कीजिए। रीड वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस, देयर सॉल्यूशंस, क्वेश्चंस आपको ज़्यादा पढ़ने हैं ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और उनके आंसर में क्या लिखना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ आप वहीं पर जा कर के सोचेंगे तो 3 घंटे पूरे पढ़ने वाले नहीं हैं। इसलिए इट इज़ बेटर टू फेस वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस। ट्राई ब्रिंगिंग ए स्पॉन्टेनिटी इन योर थॉट्स, यानी एक फ्लो, थॉट फ्लो होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं कि एक फ्लुएंसी आपके आइडियाज़ में होनी चाहिए। शॉर्ट आंसर टाइप एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 5 and 10 मिनट्स, यानी कि शॉर्ट 5 मिनट के अंदर हो जाए आपका तो अच्छा है, लॉन्ग आंसर टाइप अगर 10 मिनट्स में हो जाए तो अच्छा है, नहीं भी हो पाए तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, देयर इज़ नो इशू इन दैट। आंसर में एक्यूरेसी मैटर करती है। Your marks are deducted because either you don't include the value points or your expression is not proper.
इन जनरल क्या होता है, मार्क्स क्यों डिडक्ट होते हैं, क्योंकि आप या तो वैल्यू पॉइंट्स इंक्लूड नहीं करते या फिर आपका एक्सप्रेशन जो है वो प्रॉपर नहीं होता। एक्सप्रेशन प्रॉपर होने से मतलब जो हमने बात की थी पहले, यानी आपके से स्पेलिंग, ग्रामर, कोहेरेंस, रेलिवेंस, स्टाइल, फ्लुएंसी, ये चीज़ें आपके आंसर्स में नहीं होती हैं तो आपके मार्क्स कटते हैं। इन लॉन्ग आंसर ट्राई टू इंट्रोड्यूस द आइडिया प्रॉपरली, जो भी क्वेश्चन पूछा है उस बात को हम बिगिनिंग में इंट्रोड्यूस करें। देन वन बाय वन प्रेजेंट ऑल द रेलिवेंट डिटेल्स इन कोहेरेंट मैनर, उसके बाद में कोहेरेंट मैनर में कनेक्ट करते हुए आपको बाकी चीज़ें लिखनी होती हैं, राइट। और इसको भी आप 50 मिनट्स में कर सकते हैं। ये रेंज लेकर के चलेंगे तो आराम से आपका पेपर टाइमली कंप्लीट हो जाएगा, तीनों सेक्शन के लिए जो मैंने रेंजेस आपको बताई हैं। ओके, नाउ यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसको जस्ट टू हेल्प यू आउट कि कैसे आंसर लिखना होता है। तो क्वेश्चन देखिए, माई मदर ऑफ 66 में से है, द पेन ऑफ सेपरेशन इज एक्सप्रेस्ड बोथ लिटरली एंड फिगरेटिवली इन दिस पोएम। तो अब आप जब आंसर लिखेंगे तो आपको पहले पता होना चाहिए लिटरली क्या होता है, फिगरेटिवली क्या होता है, ये बात आपके आंसर में आनी चाहिए और उसको जस्टिफाई करना है। तो आप देख सकते हैं दिस थिंग, द एक्सप्रेशंस such as doze, open mouth, she realized with pain, she was as old as she looked। तो यानी ये जो चीज़ें हैं ये लिटरली उस बात को एक्सप्रेस कर रही है, पेन को एक्सप्रेस कर रही हैं। और इसके अलावा फिगरेटिव की जो बात आ रही है, यू कैन सी एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। तो लिटरली का मतलब तो क्या होता है, एज इट इज, द वे यू एक्सप्रेस डायरेक्टली, है ना। और फिगरेटिवली होता है कैसे, इनडायरेक्ट मैनर में, यानी कि यूजिंग लिटरेरी डिवाइसेस, फिगर्स ऑफ स्पीच। तो दोनों बातें आपके पोएम में, ऐसा नहीं कि आप रैंडमली कुछ भी लिख करके आ जाए तो आपको 2 में से 2 नहीं मिलेंगे, राइट। तो आप ऐसे लिखेंगे तो आपको 2 में से 2 मिलेंगे। ऐसे ही ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द कंट्रास्टिंग इमेजरी ऑफ द चर्च क्लॉक एंड द प्रेशन ट्रम्पेट्स रिप्रेजेंट इन द लास्ट लेसन। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ही आ जाए। अब आंसर ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको यह समझ में आए कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन चैप्टर आप 10 बार पढ़ने के बाद में भी क्लिक नहीं हो, आपको समझ नहीं आए, तो इसलिए मैंने कहा कि गाइडेड लेक्चर्स का होना ज़रूरी है, गाइडेंस का होना ज़रूरी है। तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, उनके आंसर्स कैसे लिखने होते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर, it represents the tension between local traditions and foreign occupation. The church clock is the symbol of local everyday life. ये लैंग्वेज अगर मैं नहीं भी पढ़ूं तो मैं आपको इस तरह से बताना चाहूँगा कि चर्च क्लॉक, यानी चर्च किसको सिंबलाइज करता है, चर्च सिंबलाइज करता है रिलीजन को, क्लॉक सिंबलाइज करती है टाइम को। तो यानी हम कह सकते हैं कि अ रिलीजियस, ऑर्डरली, रेगुलर, काम एंड पीसफुल रूटीन लाइफ, राइट। और इसी तरह से जो ट्रम्पेट्स होते हैं, ट्रम्पेट्स किसको सिंबलाइज करते हैं, ट्रम्पेट सिंबलाइज करते हैं जैसे वॉर की बिगनिंग, यानी कि हम डिस्ट्रप्शन कह सकते हैं। ट्रम्पेट सिंबलाइज करते हैं सेलिब्रेशन को, म्यूजिक है, सेलिब्रेशन है। ट्रम्पेट सिंबलाइज करते हैं यहाँ पर डोमिनेंस को। तो यानी एंड ऑफ फ्रेंच इरा एंड बिगिनिंग ऑफ प्रेशन इरा, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा, इस तरह से आंसर्स लिखने होंगे। तो आप सोचेंगे कि क्या फिर हम अपना बना करके नहीं लिख सकते, बिल्कुल आप लिखिए, लेकिन टेक्सचुअल एविडेंस को इनकॉर्पोरेट कीजिए। अगर ऐसा आप करते हैं, जितने भी पॉइंट्स मैंने बोले अगर आप फॉलो करते हैं, तो 100% यू विल गेट 100 आउट ऑफ 100 maximum marks you can score with if you improve on the weaknesses that you have. So this is all about your preparation for English class 12th. Thank you very much. और चीज़ों के लिए आप जुड़े रहिए. We'll come up with more video lectures, right? Thank you.